Hello everyone, welcome to Law Success. So in today's video we are going to revise orders of CPC. तो इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर्स के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे जिसमें से आपके हाईली चांस होते हैं क्वेश्चंस आने के, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप सारे रूल्स नहीं लर्न कर सकते हो। 51 ऑर्डर्स हैं सीपीसी में। सो आई ट्राई कि जो आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब जितने भी हम टेस्ट को अगर एनालाइज करें उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं तो वो मैं आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है सो डू रीड वंस ऑल द रूल्स, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, यू कैन सी दैट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्नर्स। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो हरियाणा एडीए के लिए प्रिपरेशन के लिए, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा जुडिशरी एग्जाम तो अनअकैडमी पे 25% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप ये कोड यूज करते हो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। सो यू कैन सी हाउ मच मनी यू कैन सेव ऑन द सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते हो दैट इज मोर देन 1.5 लाख। So this is available at a very cheaper price and इसका लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये ऑफर सिर्फ जो है 17 जून तक वैलिड है। तो अगर आप अनअकैडमी पे फॉलो करते हो तो आप नंबर ऑफ वीडियोस, आप लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अलोंग विद द टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आर दैट इज ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 से जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो ऑर्डर 1 किस चीज से डील करता है? दैट डील्स विद द पार्टीज टू सूट्स। तो दिस सेज कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, कि किनको एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन किया जा सकता है, किनको एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है, वो मैं रूल 1 एंड रूल 3 में दिया हूँ। तो इसमें से आपको एमसीक्यू आ सकता है कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, तो कोई भी, तो किनको ज्वाइन किया जा सकता है। वी नो दैट एक केस में एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं। सो अगर कोई सेम एक्ट या ट्रांजेक्शन है या सीरीज ऑफ एक्ट या ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो कोई भी राइट जो अराइज करता है एक एक्ट से या ट्रांजेक्शन से, सीरीज ऑफ एक्ट से, तो उनको एज ए प्लेंटिफ जो है ज्वाइन किया जा सकता है अगर वो सारे पर्सन सेपरेट सूट्स फ्रॉड करेंगे। अगर कोई भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्टराइज करेगा तो दैट पर्सन मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। सिमिलर इज विद द डिफेंडेंट ऑल्सो। अगर आप ये पढ़ोगे सेम आपको चीजें जो है दी हुई है। नाउ दिस सेज दैट कि अगर ये अपीयर होता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ से, कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि अगर आप प्लेंटिफ का जॉइंडर कर देते हो, वो एम्बेरस या डिले कर सकता है ट्रायल ऑफ द सूट को, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल के लिए। सिमिलर इज गिवन इन द 3A ऑल्सो कि अगर कोर्ट को लगता है कि जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट से जो है दैट में एम्बेरस और डिले द ट्रायल, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल्स के लिए। फर्दर व्हाट इज इंपॉर्टेंट अंडर दिस इज दैट इज रूल 8। रूल 8 डील्स विद व्हाट दिस डील्स विद द रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस सेज कि वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन, जहां पे एक न्यूमरस पर्सन होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है एक सूट, where there are numerous persons having the same interest in one suit, जिनका सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट में, तो ऐसे पर्संस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर 1 रूल 8 जो है दैट डील्स विद रिप्रेजेंटेटिव सूट। सो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑर्डर विच रूल डील्स विद रिप्रेजेंटेटिव सूट, सो दैट इज डेल्ट अंडर योर ऑर्डर 1 रूल 8 में जो है डील किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको ऑर्डर एंड रूल भी इसमें से पूछा जाता है। तो अगर कोई डिग्री पास की जाती है किसी रिप्रेजेंटेटिव सूट में, तो वो बाइंडिंग होगी सारे पर्संस के ऊपर ऑन हुज बिहाफ, या फिर जिनके बेनिफिट के लिए सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है या फिर डिफेंड किया गया है। फर्दर रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज इज डेल्ट अंडर विच ऑर्डर एंड विच रूल ऑफ सीपीसी, सो दैट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी। तो मिस जॉइंडर का मतलब है कि आपने रॉन्गफुल ज्वाइनिंग कर दी। नॉन ज्वाइंडर का मतलब है कि नॉन ज्वाइनिंग की पार्टी को ही ज्वाइन नहीं किया जिसको करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर मिस जॉइंडर या नॉन ज्वाइंडर हो जाता है पार्टीज का, तो उससे सूट डिफीट नहीं होगा। दिस सेज नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। बट हाँ, अगर नॉन ज्वाइंडर होता है नेसेसरी पार्टी का, इफ देयर इज नॉन ज्वाइंडर ऑफ द नेसेसरी पार्टी देन द सूट विल बी डिफीटेड। Nothing in this rule shall apply to the non-joinder of any necessary. Further, this says that Rule 10 deals with this. Court may strike out or add parties. कि कोर्ट जो है स्ट्राइक आउट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट पार्टीज को ऐड भी कर सकती है किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। So the court has the power to strike out or add parties in a suit. Further, what is important under this is Rule 13. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेनी है रिगार्डिंग वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन रूल 9 रिगार्डिंग द नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज,
तो दैट शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेनी होगी। एंड जहाँ पे इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, तो एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शेल बी डीम टू हैव बीन वेव्ड, या तो हम क्या मानेंगे कि वो जो है पार्टी ने वेव ऑफ कर दिया। ऑर्डर 2 डील्स विद व्हाट, दिस डील्स विद फ्रेमिंग ऑफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो रूल 1 एंड रूल 2 है, इसमें से नंबर ऑफ टाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में, सो हाईली आने के इसके चांस होते हैं। तो दिस सेज कि जब भी कोई सूट फ्रेम किया जाता है, एवरी सूट शेल एज फार एज द प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट। तो सारे ग्राउंड्स जो हैं, जो भी फाइनल डिसीजन के लिए चाहिए, उस हिसाब से फ्रेम करना चाहिए, सो दैट कि फर्दर लिटिगेशन ना हो। जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसमें सारा इंक्लूड किया जाएगा जो भी क्लेम प्लेंटिफ चाहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। बट हाँ, प्लेंटिफ जो है रिलिंक्विश कर सकता है किसी भी पोर्शन ऑफ द क्लेम को, सो दैट कि उसका सूट जो है एक जुरिस्डिक्शन में आ सके। But the plaintiff may relinquish any portion of the claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. तो अगर प्लेंटिफ omit करता है सू करने के लिए या इंटेंशनली रिलिंक्विश कर देता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, कोई भी पोर्शन ऑफ जो है उसके क्लेम का, वो बाद में जो है उसको लेके केस फाइल नहीं कर सकता, जो भी पोर्शन उसने omit किया है या फिर जो भी पोर्शन उसने रिलिंक्विश कर दिया। तो वंस जब वो सूट फाइल करता है तो उसको उसमें सारा पोर्शन इंक्लूड करना। अगर उसने इंटेंशनली, अगर उसने omit कर दिया या इंटेंशनली उसने नहीं किया, तो बाद में उसको लेके जो है वो सेपरेट केस जो है नहीं फाइल कर सकता। दिस फर्दर सेज दैट अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन लीव, अगर किसी पर्सन को एक से ज्यादा लीव चाहिए, ठीक है, एक केस में, तो वो प्रेयर में लिखता है कि क्या उसको रिलीव चाहिए। बट अगर उसने ओमिशन कर दी, उसने नहीं लिखा रिलीव एक्सेप्ट, तो बाद में जो है उसको लेके वो केस फाइल नहीं कर सकता है, बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जो है वो कर सकता है, बट ही कैन नॉट फाइल अ केस फॉर एनी लीव सो ओमिटेड। सो दिस इज अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन लीव in respect of the same cause of action may sue for all or any of such leaves. But if he omits except with the leave of the court to sue for all such leaves, he shall not afterwards sue for any leave so omitted. So this is what is given under your rule. This is very important. Directly in fact एक पेपर में illustration ही आ गई, illustration ही डाल दी थी कि इसका क्या होगा। तो इसमें इलस्ट्रेशन में क्या है कि ए ने अपना घर दिया ईयरली रेंट पे 1200 रुपए पे ईयरली रेंट। जो रेंट था 1905, 1906 और 1907 का, वो ड्यू एंड अनपेड था। अब ए ने क्या किया, ए ने बी को सू कर दिया सिर्फ 1908 के लिए। इन 1908 में सिर्फ रेंट के लिए जो 1906 का ड्यू था, तो 3 साल का ड्यू था। ना तो उसने 1905 का मेंशन किया, ना ही उसने उसमें सिर्फ 1907 का मेंशन किया। जब उसने वो मेंशन ही नहीं किया, दैट मींस ही हैज रिलिंक्विश्ड दैट मेंशनिंग। तो ये बाद में जो है सूट फाइल नहीं कर सकता है जो भी रेंट 1905 का ड्यू था और 1907 का ड्यू था। सो दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर ऑर्डर टू। फर्दर इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको रूल 1 एंड रूल 2 में से ही आता है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग टू ऑर्डर दिस रूल 1 एंड रूल 2। बाकी आप एक बार रीडिंग दे लेना, ठीक है। तो ऑर्डर 3 डील्स विद रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। तो वी नो दैट कि कोई भी केस है, क्या पर्सन या तो इन पर्सन अपीयर हो सकता है या फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू जो है वो कोर्ट में आ सकता है। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स कौन होते हैं, दैट इज गिवन अंडर योर रूल 2 में दिया हुआ है, ठीक है। जो पर्सन होल्ड करते हैं पावर ऑफ अटर्नी, जिनको दी जाती है कि वो अपीयर हो सकते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि रूल 3 में दिया हुआ है कि अगर कोई भी प्रोसेसेस सर्व होते हैं, कोई भी समन्स वगैरह सर्व होते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को, उतने ही इफेक्चुअल होंगे जैसे कि वो पार्टी को सर्व होते हैं। दैट शैल बी एज इफेक्चुअल एज दैट इज सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन। अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर इज गिवन अंडर योर रूल। अपॉइंटमेंट लीडर की जो है वो रूल 4 में दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली समटाइम्स दिस इज आस्क्ड कि अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर इज डेल्ट अंडर विच ऑर्डर, ऑर्डर 3 रूल 4 में दिया गया। तो अगर किसी प्लीडर को अपॉइंट करना है, वी नो दैट एक डॉक्यूमेंट राइटिंग में साइन करना होगा, तो जिसको हम मुतालबानामा भी कहते हैं, तो उसके थ्रू जो है एक प्लीडर की अपॉइंटमेंट हो जाती है। इसमें से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सर्विस प्रोसेस होती है प्लीडर को, दैट मीन्स कि वो जो है पार्टी को सर्व हुई है, तो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। उसके बाद ऑर्डर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सेक्शन 26 में पढ़ते हैं कि कोई भी सूट की कमेंसमेंट कैसे होती है। एवरी सूट कमेंसेस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट।
ठीक है, प्लेंट की प्रेजेंटेशन से जो है सूट कमेंस होता है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। प्लेंट कैसे प्रेजेंट की जाएगी? डुप्लीकेट में हमेशा प्लेंट जो है वो प्रेजेंट की जाती है, ऑर्डर 4 में किया। So this says every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. तो जब भी कोई प्लेंट होती है, ठीक है, द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी प्लेंट, एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक, एक बुक में एंटर किया जाए, टू बी केप्ट फॉर द पर्पस, एंड उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द रजिस्टर, called as the register of the civil suit. So this is your from order 1 to order 4. So in next lecture we'll discuss learners more, बाकी का हम further discuss करेंगे. If you have any doubts, you can just join the WhatsApp group. You can just message me to join the WhatsApp group 9915831836 पे आप मैसेज कर सकते हो. WhatsApp you can do. Thank you so much for the details. आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टेक केयर लर्नर्स.